हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारी आज की कहानी है कुरूपता। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। सारांश बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी थी। वैसे वह अपना सारा काम खुद कर लेती थी, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों को हमेशा खटकती है। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। सारांश के बेटे सूरज ने बड़ी बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ। सारांश की माँ ने बहुत ही प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वह मुझे चिढ़ाते हैं। सूरज ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ सूरज, क्यों चिल्ला रहे हो। सारांश की पत्नी अर्चना ने किचन से ही आवाज़ लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं। सूरज ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चले जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो। अर्चना ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी राधा जी चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वह पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। सारांश बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वह असहाय था। अगर वह कुछ कहता तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं, क्योंकि वह एक प्रशासनिक अधिकारी था। उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को सारांश की पत्नी ने कहा। देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपने देसी धुनधारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, यह बताते हुए कि ये मेरी सास हैं। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई हैं। सारांश को रोना आ रहा था, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अपने बेटे की मनस्थिति को राधा जी बहुत अच्छे तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट ना हो, इसलिए वह हर बात को चुपचाप सह लेती। सारांश बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा। सारांश, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो। मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा। सारांश ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले हैं तो हैं, और तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कराएंगे ना, अर्चना ने कहा। अर्चना की तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई हो। हाँ बेटा, बहुत सही कह रही है, राधा जी ने लंबी सांस लेते हुए कहा। सारांश जानता था गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पे गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब सारांश बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वह भारत आए थे, और उसके बाद वह अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से सारांश के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर सुभाष ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों सारांश, भाभी नहीं दिख रही हैं, कहाँ हैं। डॉक्टर सुभाष ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगता, अर्चना ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर सुभाष ने सारांश की ओर जब देखा तो सारांश ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर सुभाष सब समझ गए। वे बोले, कल हम सब लोग भाभी से मिलने गांव चलेंगे। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि राधा जी को बहुत तेज बुखार है और वह पलंग पर असहाय पड़ी हैं। डॉक्टर सुभाष दौड़कर राधा जी के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। राधा जी की यह हालत उनकी कल्पना से परे थे। वाह बेटा सारांश, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की यह हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी।
डॉक्टर सुभाष ने सारांश को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, सारांश का कोई दोस्त नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। राधा जी ने अपने बेटे का बचाव करते हुए कहा। मुझे सब पता चल गया है भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचे देखना पड़ता है ना? डॉक्टर सुभाष अर्चना की ओर व्यंग से देखा। अर्चना निरुत्तर होकर सारांश को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वह इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा सारांश, तुम्हें शायद मालूम भी ना होगा कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या हो गई थी। अब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मैरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। अर्चना बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह क्या दशा कर दी है? तुम्हें ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। डॉक्टर सुभाष की आंखों से आंसू जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर सुभाष ने राधा से कहा। डॉक्टर सुभाष जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो सारांश को यही लग रहा था कि इस दुनिया में उससे ज़्यादा पापी इंसान और कोई है ही नहीं। वह दौड़ता हुआ गया और माँ राधा जी के कदमों से निपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम है, मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। सारांश ने अग्नि दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। अर्चना को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह राधा जी से आंखें मिलाएं। राधा जी ने अर्चना की मन स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और सारांश को डांटते हुए कहा। खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। अर्चना और बच्चों ने राधा जी के पैर पकड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।